हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 180 है। 179 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर आरओ का टेस्ट सीरीज चला दीजिए। देखिए, आरओ का जो पहला पेपर होता है जीएस का, वो तो जो है कि आपका जो यूपी पीसीएस लेवल की क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, ये आपका जीएस का हो जाएगा। इससे हिंदी के लिए दूसरा पेपर जो होता है, ऑलरेडी मैंने आरओ के लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज चला रखा है। लगभग 30 टेस्ट है। आप वहां जाकर के देखिए, मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट में जो है कि आरओ का स्पेशल हिंदी है, ठीक है। वहां से आप जो है कि सारे टेस्ट देख लीजिए। और यूपी पीसीएस का जो लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, ठीक है, वो लोग भी स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 1 से और 180 तक देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आयोजन 5 जून 1982 को हुआ। इसे सम्मेलन को मानव पर्यावरण पर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन के संदर्भ में बात की जा रही है। इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन 5 जून 1972 को हुआ। 5 जून 1972 को इसका आयोजन हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन का, ठीक है। तो पहला आपका गलत है। देखिए, ये जो सम्मेलन था ना, इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन हुआ। मतलब कि यूएनईपी का गठन हुआ। देखिए, यूएनईपी ये जो है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी में, केन्या में है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है कि 1972 में हुई, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही, मतलब इसी के तहत हुआ इसकी स्थापना। इसे सम्मेलन को मानव पर्यावरण पर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है कि इसे जो है कि इस सम्मेलन को मानव पर्यावरण घोषणा के रूप में जाना जाता है। तो आपका पहला इसमें गलत है और दूसरा सही है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 2। पवन टरबाइनों के ब्लेड पर उनके द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए किस उपकरण को स्थापित किया जाता है? डिनोटेल, टिनोटेल, टरबाइन, ब्लूटेल। देखिए, पवन टरबाइनों के ब्लेड पर, देखिए जो पवन चक्कियां होती है ना, उसमें जब हवा चलता है तो वो घूमती है। तो जो ब्लेड होता है उनका, ठीक है, जो ब्लेड होता है, इन ब्लेडों पे जो है ना, ये फैन के आकार का ही होता है। ये अगर ये पवन चक्की है, ठीक है, जब हवा चलेगा तो ये घूमेगा। तो जब हवा चलेगा तो इन ब्लेडों पे आवाज उत्पन्न होता है, मतलब शोर उत्पन्न होता है। तो इसी शोर को कम करने के लिए किस उपकरण को स्थापित किया जाता है? तो किया जाता है आपका डिनोटेल का। तो ए ऑप्शन आपका सही है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। कैग 5 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी पहले हो तक अपना पद धारण करता है। देखिए, जो कैग है, पहले तो ये समझ लीजिए कैग का काम क्या है, ठीक है। कैग का काम है कि जो संघ हो या राज्य हो, मतलब केंद्र हो या राज्य हो, उनके समस्त वित्तीय कार्य जो होते हैं ना, जो वित्तीय कार्य प्रणाली होती है, उन पर जो है कि ये नजर रखता है कैग, ठीक है। कैग की स्थापना जो है कि किया जाता है अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। और इसका जो है कि नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है पहला कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है, ठीक है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। जो कैग होते हैं, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। कैग 5 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तक अपना पद धारण करता है। देखिए, कैग जो है 5 वर्ष नहीं, ये जो है कि 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष,
ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष कि इनमें जो भी पहले हो जाता है तो ये अपना पद धारण करता है। मतलब कि अगर 6 वर्ष पहले हो गया तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए देखिए ऐसे, अगर वो 62 वर्ष का एक बंदा है, ठीक है, अगर वो कैग हो गया, मतलब कैग के लिए नियुक्त हो गया, तो ये जो है कि 65 तक ही रहेगा, मतलब 3 साल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 6 साल रहेगा, ठीक है। अगर वो जो है कि मान लीजिए 55 साल का है, ठीक है, तो 6 वर्ष के लिए होगा, तो ये जो है कि आपका 61 साल में ये रिटायर्ड हो जाएगा, ये 65 साल तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे है, तो आपका ये आपका क्या है, गलत है, ये पहला सही है और दूसरा सही है, तो इसमें हो जाएगा कि 1 और 2 सही है, ये ए ऑप्शन। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? डोमिंगो पायस, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, नूनीज। वो कौन सा विदेशी यात्री था जो कि विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन था? तो वो था आपका अब्दुल रज्जाक। देखिए डोमिंगो पायस, ये जो ये किसके टाइम में आया था भारत? तो कृष्ण देव राय के टाइम में भारत आया था और ये एक पुर्तगाली था, ठीक है। निकोलो कोंटी, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और ये इटली का रहने वाला था। नूनीज, ये पुर्तगाली था और ये अच्युत राय के टाइम में भारत आया था। गलत युग्म की पहचान कीजिए। अभिलेख और शासक: मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, ग्वालियर अभिलेख रुद्रदामन, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। देखिए कुछ अभिलेख का नाम दिया गया है और शासक का नाम दिया गया है। मंदसौर अभिलेख, ये जो है कि यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख है और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। देखिए विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है और ये जो है कि ग्वालियर अभिलेख, ये जो है कि रुद्रदामन से संबंधित नहीं है। जो ग्वालियर अभिलेख है ये जो है कि प्रतिहार नरेश का ग्वालियर अभिलेख है, ठीक है, ना कि रुद्रदामन का। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, तो इसमें गलत कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बताइए। देखिए मेरठ विद्रोह, मेरठ विद्रोह कब हुआ था? तो ये जो है कि 10 मई 1857 को हुआ था। लखनऊ में विद्रोह कब हुआ था? तो 4 जून 1857 को हुआ था। झांसी में कब विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पे 5 जून 1857 में हुआ था। उसके बाद जो है कि आपका इलाहाबाद में हुआ। तो 10 मई पहले ये है, मतलब पहला नंबर पे ये हुआ, 4 जून दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे झांसी, देन चौथे नंबर पे इलाहाबाद विद्रोह। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया, सतारा, तामलुक, झांसी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है, ठीक है, यहाँ पे बंगाल में है आपका तामलुक यहाँ पे, और आपका महाराष्ट्र में पड़ता है सतारा जिला, ठीक है। इन जगहों पे और भी कुछ मतलब जगहों पे समानांतर सरकारें की जो है कि बनाई गई थी। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन बिंदु दोनों समान होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, बिल्कुल सही है। प्रायः क्वथनांक और संघनन बिंदु ये दोनों जो है कि समान होते हैं, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। पायरोजेंस नामक प्रतिरक्षित रासायनिक पदार्थ का उत्पादन किसके द्वारा होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। पायरोजेंस नामक जो प्रतिरक्षित रासायनिक पदार्थ होता है उसका उत्पादन जो है कि किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके उत्पादन जो है कि श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। देखिए दिल्ली दरबार
दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो ये जो दिल्ली दरबार होते थे ना, ये भारत के राजसी दरबार होता था, ठीक है। और ये जो कि राज दरबार जो है कि इंग्लैंड के जो महाराजा या महारानी थे उनके राज तिलक में ये सजाया जाता था राज दरबार, ठीक है। तो ये जो दिल्ली में राज दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था, ठीक है। देखिए दिल्ली दरबार जो है कि 3 बार जो है कि लगा था। पहला कब लगा था? तो पहला लगा था आपका 1877 में, दूसरा लगा था 1903 में, और ये तीसरा लगा था आपका 1911 में, ठीक है। मतलब टोटल जो है कि 3 बार जो है कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, ठीक है। 1877, 1903 और 1911। देखिए जो ये दिल्ली दरबार का आयोजन था जो 12 दिसंबर 1911 को, ये आपका कौन सा था? तो ये आपका तीसरा था, ठीक है। तो ये आपका सही है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। देखिए दिल्ली दरबार जो तीसरी बार लगा था उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय नहीं था, उस टाइम पे जो है कि इसका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। तो ये आपका गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्मारक का नाम दिया गया है और सूची 2 में निर्माता का नाम दिया गया है, ठीक है, कि कौन सा स्मारक का निर्माण किसने करवाया था। देखिए अगर हम बात करें बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में पड़ता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है कि औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है ये कहाँ पे है? तो इसका जो है कि नूरजहां ने अपने पिताजी की स्मृति में आगरा में यमुना नदी के किनारे करवाया था। तो इसका किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। बुलंद दरवाजा ये जो है कि उत्तर प्रदेश में आगरा के पास पड़ता है फतेहपुर सिकरी में, और इसका निर्माण जो है कि किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। मोती मस्जिद, देखिए मोती मस्जिद 2 जगह है, एक आगरा में और एक दिल्ली में। तो मोती मस्जिद जो आगरा वाली है इसका निर्माण जो है कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो दिल्ली में है मोती मस्जिद उसका निर्माण किसने करवाया। तो ये हो जाएगा आपका 4321। 4321 कौन सा है? 4321 ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट, रिपन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, डलहौजी, इल्बर्ट बिल, वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट ये जो है कि किसके द्वारा लाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये जो है कि आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और इल्बर्ट बिल जो है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 4321। निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन, पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, वैकोम सत्याग्रह। देखिए खिलाफत आंदोलन ये जो है कि 1919-20 के टाइम पे हुआ था, ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और वैकोम सत्याग्रह जो है कि ये 1924 और 25 के टाइम हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ? तो ये हुआ 1919-20। उसके बाद से आपका हुआ ये दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये हुआ। मतलब कि आपका एक हो जाएगा 1-4-2-3। 1-4-2-3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पी स्थल दिया गया है और सूची 2 में उसकी सिचुएशन मतलब कहाँ पे है, वो स्थित कहाँ पे है, ये दिया गया है। मांडा जो हड़प्पा स्थल है ये कहाँ पड़ता है? मांडा हड़प्पा स्थल कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका
राजस्थान में और राखीगढ़ी पड़ता है आपका हरियाणा में। तो ये 4231, 4231 कौन सा है? 4231 ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि संकेत दुर्बल हो जाते हैं। पृथ्वी की सतह वक्राकार है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, एंटीना दुर्बल होता है। देखिए दूरदर्शन के संकेत जो है कि एक निश्चित दूरी के बाद जो है कि नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इसकी सतह जो है कि वक्राकार है, इस कारण जो है कि नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसी मिट्टी जो वायु द्वारा उड़कर के दूसरे स्थान पर पहुंचती है कहलाती है अवशिष्ट मिट्टी, वाहित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बातोड़ मिट्टी। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछली वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि ऐसी मिट्टी जो वायु द्वारा उड़कर के दूसरे स्थान पर पहुंचती है वो क्या कहलाती है? तो वो जो है कि बातोड़ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अवशिष्ट मिट्टी की अगर हम बात करें तो जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे हम अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। वाहित मिट्टी, यह मिट्टी बह करके आई हुई होती है, उसे जो है कि वाहित मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी जो है कि जो मिट्टी जल द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 2%, 1%, 4%, 8%। श्वसन के दौरान मतलब सांस जब हम लेते हैं तो बाहर निकाली गई जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे श्री से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है